डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि वर्मा आप सभी का एराइज एडुकेयर में स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत यूरोपियों के आगमन की स्थिति को समझ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इस इस टॉपिक के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत, यूरोपियों के आगमन के अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाली, डेनिस, डच, अंग्रेज, इन सबों के बारे में जान लिया है। साथ ही साथ फ्रांसीसियों के आगमन से संबंधित बातचीत भी पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने जो फर्स्ट कर्नाटका वार था, उसकी कहानी को भी समझा था। यहाँ से हम लोग बातचीत पिछले क्लास में किए थे कि 1746 से 61 के बीच में 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए थे, जो कि कर्नाटक युद्ध जिसे भी कहा जाता है। और क्यों ये कर्नाटक युद्ध है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि कर्नाटका जो है वह मूलतः दक्षिण भारत में हैदराबाद से एक अलग राज्य बनने के कगार पर है, और इसी क्रम में जो राजनीतिक उठापटक होता है, इसका फायदा उस समय के तत्कालिक यूरोपीय कंपनियां हैं वो करती हैं। और इन्हीं वजहों से इनकी पृष्ठभूमि में, यानी कि मुगलों से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से कर्नाटक का अलग होना, इस पृष्ठभूमि में ही इन कहानियों की इन युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और इससे संदर्भित जो पहला प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध था, जो कि 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, और जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्ति के साथ ये भी समाप्त हुआ था, जो एक्स ला की संधि भी कहलाती है। इस यहाँ तक की बातचीत मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर्स में समझ चुके होंगे। अब हम लोग इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो इसकी आगे की जो कहानी है वह है सेकेंड, यानी कि दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध, जो कि 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ। ठीक है। अब इस कहानी इस युद्ध से संबंधित जो बातचीत है, उसको एक बार फिर थोड़ा और विस्तृत रूप से समझने के लिए हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। आज की बातचीत का जो क्रम है वह यह है कि द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उससे जो परिणाम निकले थे, उस परिणाम से 3 पक्ष थे, उस परिणाम के 3 पक्ष थे। एक पहला पक्ष जो था वह था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक अच्छी स्थिति में थे। हालांकि जो एक्सला की संधि हुई थी, उसके तहत फ्रांसीसियों ने जो क्षेत्र विजित किया था, उसे अंग्रेजों को वापस करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि इस युद्ध के परिणाम ने फ्रांसीसियों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया था। ये पहला आप पक्ष समझ सकते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो अंग्रेजों का है। अंग्रेज इस पक्ष में, इन्हें जो खोई हुई जगह थी, जैसे कि मद्रास, जो इन्होंने लूज कर दिया था, भले ही एक्सला की संधि से इन्हें वापस मिल गया था, लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ये अपने आप को अपमानजनक स्थिति में पाते हैं। यानी कि अंग्रेज जो हैं यहाँ पर अपने आप को अच्छी स्थिति में नहीं है। अपने आप को ये कहा जा सकता है कि इनका जो अ, अपमान जैसी स्थिति है इनके लिए, ये जो फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था उसके परिणाम स्वरूप। और एक तीसरा किरदार भी है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध से प्रभावित हुआ था, और वह था कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन, वो भी इस युद्ध से थोड़े परेशान हुए थे, और इस युद्ध के परिणाम जो हैं उनको भी कहा जा सकता है कि परेशान किया था। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की जो बात थी, इसको लेकर भी मैं थोड़ी एक बार और पीछे से रिपीट कर दूं कि अनवरुद्दीन
को डुप्ले फ्रांसीसी जो गवर्नर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अनवरुद्दीन को धोखा दिया था। डुप्ले ने जो फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध छेड़ी थी मद्रास में, तो मद्रास में युद्ध के पहले अनवरुद्दीन से डुप्ले 2 बार बात करता है। पहली दफा युद्ध ना होने को लेकर और दूसरी दफा युद्ध होने देने को लेकर। दोनों ही बार में अनवरुद्दीन डुप्ले के साथ जाते हैं और जब युद्ध के परिणाम आते हैं तो डुप्ले ने संभवतः जो अनवरुद्दीन को यह कहा कि यदि मद्रास वह जीत जाता है तो वह जीतकर इन्हें वापस दे देगा। लेकिन अनवरुद्दीन को जीतने के बाद फ्रांसीसियों से मद्रास नहीं मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप वाडियार का युद्ध होता है। और इस वाडियार के युद्ध में वाडियार का युद्ध जो है वो कर्नाटक हार जाता है फ्रांसीसियों से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युद्ध में 2 असंतुष्ट पक्ष हैं। ये दोनों जो हैं वो असंतुष्ट पक्ष हैं और जीते हुए प्रदेश को पुनः फ्रांसीसियों को देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, तो ये भी जीत कर भी ये हार जाते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है ये भी एक तरीके से असंतुष्ट हैं। लेकिन इनका मनोबल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। इनका जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप यह देखेंगे कि 1746 से 48 के बीच में फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि 1746 से लेके 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक वार हुआ और दूसरा कर्नाटक वार जो है वो बहुत तुरंत ही शुरू हो जाता है 1749 से 54 के बीच। यानी कि ये जो दूसरा कर्नाटक वार है 1749 से 54 के बीच, ये जो सेकेंड कर्नाटक वार है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय बीतता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट कर्नाटक वार से सभी पक्ष कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर युद्ध ना की जाए ऐसी बात करते हैं। ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है? डुप्ले अभी भी भारत में मौजूद है। डुप्ले की स्थिति जो है मजबूत है, वो अब उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ भारत में भी कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं जिससे ना चाहते हुए भी ये यूरोपीय ताकतें यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच अपने आप को भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उससे अलग नहीं रख पाते हैं और उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है आगे जाकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम के स्वरूप में हमारे सामने आती है। तो हम लोग समझते हैं कि जो दूसरा कर्नाटक वार शुरू हुआ था उसका जो कारण था वो मूल क्या था। यानी कि हम लोग कर्नाटक वार का द्वितीय कर्नाटक वार के पहले का जो पृष्ठभूमि है वो हम लोगों ने चर्चा कर दिया। अगर हम लोग तत्कालिक कारण देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो यही कहा जा सकता है कि जो प्रथम कर्नाटक वार हुआ, प्रथम कर्नाटक वार, प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो परिणाम आए थे ये अपने आप में सबसे बड़ा कारण था। सबसे पहला कारण तो यही था कि इससे परिणाम से क्या हुआ था? असंतुष्ट पक्ष, सभी के सभी असंतुष्ट पक्ष थे। चाहे फ्रांसीसी जीत के भी असंतुष्ट थे, अंग्रेज हार के भी और उन्हें प्राप्ति मद्रास की हो जाती है उसके बावजूद वो असंतुष्ट थे। कर्नाटक का नवाब जो है वो फ्रांसीसियों से अडयार का युद्ध हार जाता है और वो भी असंतुष्ट है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम है वो अपने आप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। ये तो सबसे पहला कारण है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? यहाँ से जो मैं बताऊंगा उसे थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा, धैर्य से सुनना होगा। दूसरा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत की जो राजनीति है उसमें कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी, मैंने आपको इसके पीछे के लेक्चर्स में यह बताया था कि भारत में 1707 के बाद ये जो माफ कीजिएगा मैं यहाँ 1949 लिख दिया हूं, यहाँ पर होना चाहिए 1749। मैं उम्मीद करता हूँ फ्लो में जो बातें कही जाती है या कहीं गलती से लिख दी जाती है उस पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हालाँकि मैं 1949 मैंने लिखा ज़रूर था, लेकिन मैंने बार-बार उसे 1749 ही पढ़ा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि
जो भारत की जो घरेलू राजनीतिक स्थिति है, खास करके 1707 ईस्वी, ये वर्ष एकदम से आपको ध्यान में रखना है। 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी में भारत में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में जो मुगल स्थापित होते हैं, उनमें औरंगजेब का देहांत हो जाता है। और फिर धीरे-धीरे जो मुगल हैं, वो निरंतर कमज़ोर होते जाते हैं। तो मुगलों के निरंतर कमज़ोर होने से बहुत सारी क्षेत्रीय जो ताकतें हैं, उनका उदय होता है। जैसे दक्षिण में अगर आप जाएँ तो दक्कन का जो क्षेत्र है, हैदराबाद का एरिया है, या फिर उत्तर में आए तो अवध का एरिया है, बंगाल का एरिया है। इन सभी जगहों पर मराठा है, ये इन सभी जगहों पर क्षेत्रीय ताकतें काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुगलों के कमज़ोर होने के बाद भारत एक बदलाव के प्रोसेस से गुज़र रहा था। यानी भारत में जो राजनीतिक नए तरीके से राजनीतिक निर्माण हो रहा था, और इन क्षेत्रीय ताकतों के बीच जो सत्ता का संघर्ष था, उस सत्ता के संघर्ष का फायदा यूरोपीय अपने हित में ले रहे थे। इसी क्रम में जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो मुख्य किरदार हैं, उससे भी मैं आपका परिचय करवाता हूँ। तो दूसरा जो है, वो मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। हैदराबाद में उत्तराधिकार का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अब ये क्यों चल रहा था, इसको थोड़ा मैं हम लोग आगे की स्लाइड में ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखेंगे। उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तीसरा कारण है, ये जो अनवरुद्दीन हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यानी कि जो कर्नाटक है, यहाँ पर भी कर्नाटक में भी क्या हो रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। करेक्ट? ये आप ये समझ लीजिए, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। साथ ही साथ जो यहाँ पर फ्रेंच ताकतें मौजूद हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो दक्षिण भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले भी, यानी 46 से 48 के पहले भी, यहाँ की कुछ लोकल राजनीति जो है, यहाँ की जो घरेलू, यहाँ की जो लोकल राजनीति है, उसमें वो थोड़ा हस्तक्षेप ज्यादा दिखा रहे थे, और उसकी वजह से भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के होने की स्थिति बनी थी। और उसमें क्या था, यहाँ पे 3 कारण मैंने समझा दिए हैं। चौथा कारण को लेकर मैंने 3 कारण बताए हैं, इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करना बाकी है। चौथा कारण जो है, वह है तंजौर। तंजौर में भी उत्तराधिकार का युद्ध था। तंजौर में भी उत्तरा उत्तराधिकार का युद्ध था, और ये युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक से पहले था। ठीक है? तंजौर की समस्या। और यह जो था, तंजौर में भी जो उत्तराधिकार का युद्ध था, वो हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार की समस्या हुई थी, जो बातें हुई थी, उससे पहले तंजौर में ही हुआ था। और यह जो था, वो 1738 में पहली दफा हुआ था। 1738 में पहली दफा हुआ था। अब ये 1738 तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले भी है। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, वो 1746 से 48 के बीच में हो रहा है, और 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हो रहा है। और जो मैंने यहाँ बताया, तंजौर में जो कर्नाटक उत्तराधिकार का युद्ध है, वो 1738 में है। तो भला मैंने इसे प्रथम कर्नाटक वार के युद्ध के साथ क्यों नहीं जोड़ा? इसके पीछे कारण क्या है कि तंजौर में जो उत्तराधिकार की समस्या हुई थी, जो आपस में तंजौर के शासक उलझ रहे थे 1738 में, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इनके बीच, यानी कि जो दो पक्ष थे, उनके बीच मध्यस्थता को आता है, और मध्यस्थता करके उत्तराधिकार की जो समस्या है, उसको हल कर देता है। और जब नया शासक बनता है, तो नए शासक से ये दक्षिण भारत का एक, खास करके जो पूर्वी तट का हिस्सा है, कराईकल प्राप्त कर लेता है। इसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पर कर देता हूँ। कराईकल की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अब 10-11 साल बाद एक बार फिर से 1749 में, 1749 ईस्वी में एक बार फिर से तंजौर में उत्तराधिकार की संघर्ष शुरू हो जाती है, और अब की पारी
फ्रांसीसी नहीं आते हैं, बल्कि अब की पारी अंग्रेज आगे आते हैं। और अंग्रेज अब मध्यस्थता करते हैं। और अंग्रेज मध्यस्थता ही नहीं करते हैं, बल्कि जो ये उत्तराधिकार का युद्ध है, ये उत्तराधिकार की जो रस्साकसी है, उसमें काफी डिसिसिव हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सत्ता में बैठता है, उससे देवी कोट्टा एक जगह है, ये भी पूर्वी तट का ही हिस्सा है, देवी कोट्टा, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। और जैसे ही ये 1749 में ये घटनाक्रम घटता है, वैसे ही तंजौर में फ्रेंच और ब्रिटिशर जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, उसके पीछे की कहानी हम लोगों ने समझी, जिसका संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से था। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है, उसके पहले क्या-क्या पृष्ठभूमि बनी, क्या-क्या कारण रहे जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम है, या हैदराबाद में उत्तराधिकार का संघर्ष है, या फिर कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष है। और जो एक स्कोप यहाँ बनता है तंजौर, इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। लेकिन अभी थोड़ा और आपको, और बहुत सारे किरदार यहाँ पर आएंगे, थोड़ा और स्पष्टता से समझने के लिए हम लोग हैदराबाद की स्थिति, फिर कर्नाटक की स्थिति, और फिर फ्रांसीसी या ब्रिटिशर्स का जो स्टैंड है उसे समझते हैं। तो एक और ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ हैदराबाद के बारे में समझते हैं। हैदराबाद की स्थिति, हैदराबाद की स्थिति। हैदराबाद में, हैदराबाद जो है वो क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरना चाह रहा है, क्योंकि मुगल कमजोर हो गए हैं, और मुगलों के कमजोर होने के बाद ही भारत में अलग-अलग क्षेत्रीय ताकतें हैं, अलग-अलग हिस्सों में, चाहे वो सिख हैं या फिर मराठा हैं, या फिर दक्षिण भारत में दक्कन के प्रदेश में ये हैदराबाद है, कर्नाटक है, अवध है, ये सभी जो हैं वो बंगाल है, ये सभी क्षेत्रीय ताकतें जो हैं वो मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है? हैदराबाद में आसफ जहां निजामुल मुल्क, आसफ जहां निजामुल निजामुल मुल्क, आसफ जहां निजामुल मुल्क, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो हैं वो मूलतः क्या हैं, आसफ जहां निजामुल मुल्क जब तक रहते हैं तो हैदराबाद में इस बात को लेके संघर्ष नहीं होता है कि हैदराबाद का जो कमान है वो किसके पास रहेगा। लेकिन इनके देहांत के साथ ही यहाँ पर दो पक्ष बन जाता है, यहाँ पर दो पक्ष बन जाता है। एक पक्ष रहता है मुजफ्फर जंग, नाम बड़ा ध्यान पूर्वक आपको सुनना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सभी किरदार जो हैं वो आपको कर्नाटक युद्ध में एक भूमिका में नजर आएंगे। पहला, आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष देखने को मिलता है। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में अंतर यह है कि जो यूरोपीय ताकतें हैं उनमें जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांसीसी हैं, वो मुजफ्फर जंग के नजदीक ज्यादा हैं। फ्रांसीसी जो हैं वो मुजफ्फर जंग के नजदीक हैं। तो जाहिर सी बात है जो नासिर जंग का पक्ष होगा उसकी तरफ अंग्रेज दांव लगाएंगे, क्योंकि सभी को, जितनी यूरोपीय ताकतें हैं, उनको अपने मन मुताबिक सत्ता स्थापित करवानी है, ताकि उनसे ज्यादा व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनसे व्यापारिक छूट प्राप्ति की जा सके, और उनके लिए ये फायदेमंद है। इस ताक में फ्रांसीसी भी हैं और इस ताक में अंग्रेज भी हैं। फ्रांसीसी क्यों है? क्योंकि इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अंग्रेज क्यों है? क्योंकि ये बहुत दिन से यहाँ पर हैं और फ्रांसीसियों से ज्यादा इनकी जो पकड़ है वो भारत में क्षेत्रवार है। लेकिन फ्रांसीसी कमजोर नहीं है, यहाँ तक तो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
हैदराबाद की जो स्थिति है वो आपने समझा होगा। एक यहाँ पर और किरदार है सलावत खां। ये मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ क्योंकि इस किरदार का भी उपयोग होगा। और ये सलावत खां भी जो है वो फ्रांसीसियों के नज़दीक है, ठीक है? ये हैदराबाद की स्थिति है, मैंने आपके सामने रखा। अब हम लोग कर्नाटक के बारे में समझते हैं। कर्नाटक की स्थिति। मैंने इसके पहले कर्नाटक से संबंधित बातचीत करते हुए बताया कि कर्नाटक का जो नवाब है, वह है अनवरुद्दीन। लेकिन अनवरुद्दीन से पहले कर्नाटक में जिसका शासक था, उसका नाम था दोस्त अली, ठीक है? और इन्हीं के पुत्र थे अनवरुद्दीन। इन्हीं के पुत्र थे अनवरुद्दीन, ठीक है? तो क्या समस्या थी? अनवरुद्दीन के ही समकक्ष दोस्त अली के जो दामाद हैं, चांदा साहब, दोस्त अली के जो दामाद हैं चांदा साहब, ये अब कर्नाटक पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं। तो दोस्त अली के पुत्र और दामाद में क्या है? कर्नाटक पर कर्नाटक की सत्ता को अधिकार में लेने का एक संघर्ष है। अब मैं अगर आपसे तार्किक रूप से पूछूं कि यहाँ पर जो यूरोपीय ताकतें हैं, वो कहाँ-कहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी? तो अनवरुद्दीन जो है वो पहले ही फ्रांसीसियों से खार खाए हुए है, क्योंकि डुप्ले ने इसे धोखा दिया है। तो जाहिर सी बात है, चांदा साहब जो होंगे वो फ्रांसीसियों के नजदीक होंगे, और जो अनवरुद्दीन जो होगा वो अंग्रेज के नजदीक होगा। तो मैं यहाँ भी इस पक्ष को हाईलाइट कर देता हूँ। अंग्रेज जो हैं वो अनवरुद्दीन के साथ हैं, और चांदा साहब जो हैं वो फ्रांसीसी जो हैं वो चांदा साहब पर दाव लगा रहे हैं। यूरोपियों को भारत की राजनीति का अपने हित में प्रयोग करना था। वो ये चाह रहे थे कि भारत की राजनीति में जो अलग-अलग राज्य हैं उनमें ऐसी सत्ता बने जिससे उनके व्यापार में सहूलियतें मिले, तथा जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो दीर्घकाल तक यहाँ पर ज्यादा मजबूत रह सके। तो यूरोपीय कंपनियों में भी आपस में संघर्ष देखने को मिलता है, और ये संघर्ष का कारण यूरोप में चल रही पृष्ठभूमि जो है वो भी काफी हद तक मदद करती है। यानी जैसे यदि मैं आपको कहूं कि जो फ्रेंच में यूरोप में जो फ्रांसीसियों की राजनीतिक उठापटक हो रही है, उसका असर जहां कहीं भी फ्रांस के सेना या फ्रांस की जो कंपनी है और उसके सामने यदि कोई ब्रिटिशर्स है, तो वो दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, उसका असर भारत में भी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ और जो एक्सला की संधि हुई, उसका असर भारत में भी पड़ा। तो फ्रांसीसी और भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में उलझ रहे हैं, तो इसके पीछे यूरोप की जो राजनीतिक गतिविधि है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और भारत में जो राजनीतिक स्थिति बन रही है उसके बारे में तो मैंने तत्काल आपको बताया ही। आगे क्या होता है? मैंने आपको हैदराबाद को लेकर स्थिति बता दी, मैंने आपको कर्नाटक की स्थिति को लेकर बता दी। मैंने इस दोनों की स्थिति बताने से पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहले के जो कारण हैं, जो पृष्ठभूमि चल रहे थे, उसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा कर दिया। अब हम थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जब हम कर्नाटक और हैदराबाद की स्थिति जान लेते हैं, तब उसके बाद की एक और कहानी होती है। और ये कहानी क्या होती है? ये होती है 1749। 1749 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है। 1749 में एक युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध का नाम है अंबर का युद्ध। ये अंबर का युद्ध क्या है? अंबर का युद्ध जो है वह मूलतः कर्नाटक कर्नाटक में लड़ा जाता है। आपको ये तो पता ही है कि कर्नाटक में दो किरदार हैं, हैदराबाद में दो किरदार हैं, और दोनों ही किरदार के पीछे यूरोपीय ताकतें खड़ी हैं। या तो वो फ्रेंच के शक्ल में हैं या फिर वो अंग्रेज की शक्ल में है। तो ये जो इस युद्ध की जो पहल है,
या जो इस समय की जो स्थिति बनती है कि आगे बढ़कर किसी से युद्ध किया जा सके, इसकी पहल जो है वो फ्रांसीसी करते हैं। और ये स्थिति बनती है अंबर में, जो कि कर्नाटक में एक जगह है। और इसमें क्या होता है कि चांदा साहब, अब मैं आपसे पूछूंगा कि चांदा साहब कौन, तो आपको तुरंत रिकॉल करना चाहिए कि कर्नाटक में जो फ्रांसीसियों की तरफ खड़े थे चांदा साहब वो। और फिर मैं एक और नाम लूंगा, कर्नाटक में फ्रांसीसी की तरफ से कौन खड़े थे? मुजफ्फर जंग। तो चांदा साहब और हैदराबाद से मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी और फ्रांसीसी, यानी कि ये तीनों संयुक्त ताकतें आपस में मिल जाती हैं। किसके खिलाफ मिलती हैं? ये तीनों ताकतें जो हैं आपस में मिल जाती हैं, और ये तीनों जो हैं वो कर्नाटक का जो तत्कालिक नवाब है अनवरुद्दीन, उसके खिलाफ हो जाती हैं। अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन को संभवतः उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो ब्रिटिशर्स से भरपूर मदद ले सके, या ब्रिटिशर्स अभी उतने मनोबल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वो फ्रांसीसियों के सामने एकदम सामने से खड़ा होकर युद्ध कर सके। और इस युद्ध के जो परिणाम हैं, वो जैसे कि आपने यहाँ पे जो दोनों पक्ष को देखा, वो देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि अनवरुद्दीन की स्थिति जो है युद्ध में क्या है, कमजोर है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अनवरुद्दीन, यानी कर्नाटक को लेकर देखा जाए तो अनवरुद्दीन का जो पक्ष है, कितनी दफा ऐसा होता है कि कोई युद्ध होता है और इस युद्ध में कोई एक व्यक्ति मारा जाता है तो उसके पीछे जो कोई खड़ा है वह आगे आता है। अनवरुद्दीन, याद कीजिए कि अनवरुद्दीन एक बार पहले भी फ्रांसीसियों के सामने आया था और अपने बेटे को वो अडयार के युद्ध में भेजा था, और वहां भी इसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो यहाँ पे मामला क्या बनता है कि अनवरुद्दीन के मारे जाने के बाद, मैंने कर्नाटक के जो मैंने बताया था कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन जो है उसकी हत्या हो जा रही है, और इसके मारे जाने के बाद अब ये जो ताकतें हैं वो विजित हैं। और दूसरी चीज क्या है कि चांदा साहब जो यहाँ पर शासक बनना चाहते हैं, लेकिन ये पूर्णतः संपूर्ण कर्नाटक को यहाँ पर अपने आधिपत्य में नहीं ले पाते हैं। संपूर्ण कर्नाटक को अपने आधिपत्य में नहीं ले पाते हैं। जो हिस्सा बच जाता है, जो अनवरुद्दीन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास जाता है, और वह नाम जो है वह है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो चांदा साहब से बचा हुआ कर्नाटक का हिस्सा था वो मोहम्मद अली को मिलता है, जो अनवरुद्दीन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। और इस मोहम्मद अली को आगे जाकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो सपोर्ट करना जारी रखेंगे। और चांदा साहब अभी वर्तमान जो अंबर का युद्ध है उसका एक विजयी पक्ष लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजनीतिक घटनाक्रम था, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तुरंत पहले की स्थिति थी, अब वो लगभग सबके सामने आ गई। अब ब्रिटिशर्स अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि वह पीछे रहते हैं तो भारत में फिर फ्रांसीसी उनको रहने नहीं देंगे। अब ब्रिटिशर्स की मजबूरी थी कि वो खुलकर फ्रांसीसियों के सामने आए। कहां कहां पर जा सकते हैं? तो तत्कालिक जो राजनीतिक घटनाक्रम था, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ठीक है। तो वो कहां कहां पर दांव लगा सकते हैं? कर्नाटक का जो हिस्सा मोहम्मद अली के हिस्से में रह गया था वो चांदा साहब के खिलाफ लगा सकते हैं, या फिर हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग है, हैदराबाद उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद लेकर मुजफ्फर जंग भी है वो यहाँ जो हैदराबाद में
उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसमें ये थोड़ा-सा आगे था। अंग्रेज जो हैं, वो नासिर जंग के संपर्क में हैं और उन्होंने नासिर जंग को कहा जा सकता है कि थोड़ा प्रमोट किया या फिर नासिर जंग को ये आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। किस बात को लेकर प्रेरणा दी? कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और चुनौती जो है वो मुज़फ़्फ़र जंग के सामने रखनी पड़ेगी। क्योंकि मुज़फ़्फ़र जंग को यदि आप रिप्लेस नहीं कीजिएगा, तो जो कर्नाटक में स्थिति अनवरुद्दीन के साथ हुई है, वही स्थिति मुज़फ़्फ़र जंग आपके साथ भी करेगा। और अब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो थोड़ा एक वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से फ्रांसीसियों के सामने धीरे-धीरे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी में आप लोग क्रम को नहीं भूले होंगे, सभी बातों को बहुत आसानी से समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ये कहा कि अंग्रेजों ने नासिर जंग को विश्वास में लिया और नासिर जंग को विश्वास में लेकर मुज़फ़्फ़र जंग के खिलाफ इसे खड़ा करने की बात कही। और ये कब हुआ? 1750 ईस्वी में। अब यहाँ से कर्नाटक वार लगभग शुरू ही हो गया। 1750 ईस्वी में अंग्रेज और नासिर जंग की संयुक्त सेना कही जा सकती है, वो हैदराबाद में मुज़फ़्फ़र जंग के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कितनी दफ़ा ऐसी बातें भी होती हैं कि युद्ध कब किया जाए, वो उचित समय क्या हो, तो संभवतः ये वैसा समय रहा होगा कि मुज़फ़्फ़र जंग जो हैं वो अकेले रहे होंगे, फ्रांसीसी इनके साथ हैं, लेकिन फ्रांसीसी तत्कालिक इनके साथ नहीं रहे होंगे। और संभवतः इसी समय में अंग्रेज और नासिर जंग की सेना जो है वो मुज़फ़्फ़र जंग के खिलाफ खड़ी होती है और मुज़फ़्फ़र जंग को क्या करती है कि अरेस्ट कर लेती है और इन्हें युद्ध में हराया जाता है और युद्ध में हराने के बाद बंदी बना लिया जाता है। हराने के बाद बंदी बना लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। कहानी का जो दूसरा हिस्सा है, ये तो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया। दूसरा हिस्सा है वो क्या है? फ्रांसीसी इसमें क्या करते हैं? फ्रांसीसी आगे आते हैं और फ्रांसीसी जो बंदी बने हुए मुज़फ़्फ़र जंग है उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं और इसको छुड़ाने के लिए डुप्ले एक अंग्रेज अधिकारी बस्सी को भेजता है और बस्सी इस व्यक्ति को यानी कि मुज़फ़्फ़र जंग को बंदी से छुड़ाने में सफल हो जाता है। यानी कि फ्रांसीसी अकेले अंग्रेज और नासिर जंग की जो सुरक्षा चक्र है उसको भेदने में सफल हो जाते हैं। अब तो आपको यह बात समझना ही पड़ेगा कि भले ही हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आगे जाकर ब्रिटिश ताकत को पढ़ेंगे, उनके एक्सपेंशन को पढ़ेंगे, लेकिन अब तक की कहानी में फ्रांसीसी जो हैं वो बेहतर स्थिति में है। इसीलिए मैंने आपको क्लास की शुरुआत में कहा था कि यदि पूरे यूरोपीय में जितने भी यूरोपीय भारत में आए उनमें यदि ब्रिटिशर्स यहाँ पर सत्ता में काबिज नहीं होते तो बहुत ज़्यादा संभावना थी कि फ्रांसीसी ही सत्ता में काबिज होते। ठीक है, बस्सी जो है वो क्या होता है, युद्ध में हारने के बाद जो मुज़फ़्फ़र जंग बंदी बना होता है उसे छुड़ाने में वो सफल हो जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होती है कि मुज़फ़्फ़र जंग को पुनः सत्ता सौंपने के लिए फ्रांसीसी अपने कहा जा सकता है कि अपने टोली के साथ जाना चाहता है और वो सत्ता में काबिज होना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में मुज़फ़्फ़र जंग की मौत हो जाती है। संभवतः ये हो सकता है कि ये घटनाक्रम युद्ध के दौरान घायल होने की वजह से हुआ होगा या फिर कोई षड्यंत्र के तहत भी हो सकता है। कुछ स्पष्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और इनके देहांत के बाद सलावत खां को सत्ता मिलती है। सलावत खां
मैंने यह नाम जो है शुरू के स्लाइड में लिख रखा था, राइट। अब यहां तक का जो घटनाक्रम है उसमें क्या है, फ्रांसीसी जो हैं वो अभी भी महत्वपूर्ण रूप से हैं। और फ्रांसीसी फ्रांसीसी जो हैं वो चाहे हैदराबाद हो हैदराबाद हो या फिर कर्नाटक हो, इन दोनों जगह पर अभी मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये कहानी का पहला हिस्सा है, अभी दूसरा हिस्सा बाकी है जहां पर फ्रांसीसियों की स्थिति जो है वह भी कमजोर होगी। और वो कैसे होता है इसे भी हम लोग समझते हैं। लगातार फ्रांसीसियों के सामने लगातार फ्रांसीसी चुनौती में पिछड़ने के कारण अंग्रेज अपने नेतृत्व में परिवर्तन करते हैं। 1749-50 में नेतृत्व परिवर्तन करते हैं। और ये नेतृत्व परिवर्तन करके भारत में कौन आया, याद कीजिए मैंने एक नाम बताया था, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था तो उसमें एक नाम आया था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव उस समय फ्रांसीसियों के द्वारा बंदी बनाया गया था और उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था एक क्लर्क था। लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव एक आर्मी ऑफिसर के रूप में यहां पर आ रहा है। वो रॉबर्ट क्लाइव जो पहला एंग्लो फ्रेंच वार का अपना पहले एंग्लो फ्रेंच वार में मौजूद रहा था। और एक और नया नाम आता है, वो आता है थॉमस सैंडर्स। थॉमस सैंडर्स थॉमस सैंडर्स यानी कि अंग्रेज की तरफ से थॉमस सैंडर्स और रॉबर्ट क्लाइव, ये दो महत्वपूर्ण नाम। अब इसके पहले मैंने आपको जो फ्रांसीसियों के बारे में बताया वह डुप्ले। और ये डुप्ले क्या है, एक बहुत बेहतर नेतृत्व करता है। ये कूटनीति भी जानता है, ये राजनीति भी जानता है, ये हर प्रकार के साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके युद्ध को जीतता है, डुप्ले। लेकिन जो अंग्रेजी परिवर्तन आया, इस अंग्रेजी परिवर्तन ने अब नई चाल सोचनी शुरू कर दी। और इसने सबसे पहले आकर, यानी थॉमस सैंडर्स और रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले भारत में हैदराबाद और जो कर्नाटक में हो रहा था उससे अलग जाकर थोड़ा कुछ किया जाए, इसके प्रयास में वो 3 क्षेत्रीय शक्तियों से मिलता है। उसमें पहला शक्ति है मैसूर, दूसरा है तंजौर और तीसरा है मराठा। इन 3 क्षेत्रीय शक्ति से वो मिलता है। और आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो घटनाक्रम 1750 के आसपास यहां हो रहा है, उस समय मराठों की स्थिति जो है मुगलों के गिरने के साथ थोड़ी उत्कर्ष की स्थिति है। यानी कि जो क्षेत्रीय शक्तियां भारत में जो आगे बढ़ रही थी, उनमें मराठों की स्थिति जो है वो सबसे ठीक ठाक है। इन क्षेत्रीय शक्तियों का ये क्या करता है, मदद लेता है। यानी कि इसकी जो अब चाल है वो डायरेक्ट फ्रांसीसी ताकत से भिड़ने की नहीं है, बल्कि भारत की ही क्षेत्रीय शक्तियों का प्रयोग करके अब फ्रांसीसियों के ऊपर हावी होने की नई चाल की शुरुआत होती है। और इस चाल की शुरुआत, यानी कि ये मैसूर, तंजौर, मराठा और ब्रिटिशर्स में ये जो ऑफिसर्स आए हैं, इन्होंने अपना जो पहला सैन्य अभियान जो है वो 1751 में शुरू करता है। यानी कि 1750 की स्थिति यह रही कि यहाँ पर मुजफ्फर जंग की मृत्यु होती है, लेकिन सलावत खां बनता है। लेकिन हैदराबाद में तो अभी भी फ्रांसीसी, हैदराबाद में जो है अभी भी फ्रांसीसी, कर्नाटक में अभी भी नासिर जंग कहा जा सकता है कि मजबूत रूप से है और फ्रांसीसी वहां भी है। ठीक है, आगे जो घटनाक्रम है वो 1751 ईस्वी की है। 1751 ईस्वी में क्या होता है, 1751 ईस्वी में एक जगह है त्रिचनापल्ली।
तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली में यह खबर है, ये आपको कर्नाटक का ही एक हिस्सा है तिरुचिरापल्ली। यह खबर है कि चांदा साहब यहाँ मौजूद है। तो चांदा साहब को घेरने को लेकर, चांदा साहब को घेरने को लेकर ये ताकतें जो हैं तिरुचिरापल्ली का घेरा कर देती हैं, तिरुचिरापल्ली का घेरा कर देती हैं। और उस समय फ्रेंच जो हैं वो थोड़ी सी, कहा जा सकता है कि थोड़े ढीले पड़ गए थे, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि वो लगातार जो उन्हें जीत मिल रही थी, उस जीत से वो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि थोड़ा वो खूब अटेंटिव नहीं थे। अब अपनी पूरी ताकत के साथ वो चांदा साहब के घेराबंदी नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जो कुछ सेना है, रॉबर्ट क्लाइव अभी भी मौजूद नहीं रहता है, कहा जा सकता है थॉमस सैंडर्स और कुछ ऐसे सेनाओं को लेकर चांदा साहब की घेराबंदी करता है, और चांदा साहब उस समय अकेले है। चांदा साहब की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप यह होता है कि इनमें एक घबराहट आ जाती है। चांदा साहब जो है वो घबरा जाते हैं। और फ्रांसीसी क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, फ्रांसीसी जो हैं वो चाहेंगे कि चांदा साहब की जब ये समाचार उन्हें मिले तो चांदा साहब को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। तो फ्रांसीसी चांदा साहब के रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब फ्रांसीसी सैन्य जो है वो चांदा साहब के रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ता है, तो रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक की राजधानी पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक की राजधानी पर आक्रमण कर देता है, राजधानी पर आक्रमण कर देता है। और कर्नाटक की राजधानी पर आक्रमण करने का मतलब यह हुआ कि अब फ्रांसीसी ऊहापोह की स्थिति में है कि अब वो चांदा साहब को प्रोटेक्ट किया जाए या कर्नाटक की राजधानी को बचाने का प्रयास किया जाए। ठीक है। और इस घेराबंदी का परिणाम यह होता है कि कर्नाटक में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो विजयी हो जाता है। करेक्ट, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है। अब कर्नाटक जो है उसका जो राजधानी है वो चांदा साहब से दूर हो जाता है। चांदा साहब की इस हार को ठीक करने के लिए, डैमेज करने के लिए, यहां से जो फ्रेंच ताकतें हैं वो चांदा साहब के पुत्र के नेतृत्व में, रजा खां उसका नाम रहता है, रजा खां के नेतृत्व में वो फिर से कर्नाटक में पहुंचते हैं और वो बाहर घेराबंदी किए रहते हैं। और ये तकरीबन 53 दिन तक ये मामला चलता है। और इसी क्रम में मैंने बताया कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में एक अंतर यह है कि ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। हाँ, ये अलग बात था कि उन्हें तत्कालिक सफलता अब तक देखते हुए नहीं मिल रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी थी। 53 दिन तक रजा खां फ्रांसीसियों की मदद से कर्नाटक में जमे हुए रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज ताकत की घेराबंदी करते हैं, लेकिन इसी समय ब्रिटिश मदद जो है वो बाहर से आ जाती है मेजर लॉरेंस के रूप में। और मेजर लॉरेंस के रूप में जब वो मदद वापस आती है तो इनको अपना हाथ जो है, अपना पैर जो है वो पीछे खींचना पड़ता है, यानी कर्नाटक भी जीत गए। और इधर तंजौर में जो चल रहा, जो तिरुचिरापल्ली में चल रहा था, वो अभी बहुत ज़्यादा फ्रांसीसियों के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है फायदेमंद नहीं रहा। तो यहाँ की कहानी में अब धीरे धीरे आप ये महसूस करना शुरू कर चुके होंगे कि फ्रांसीसी जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं। फ्रांसीसी अब धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और संभवतः भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर मौजूद है डुप्ले, उसकी ये पहली ही हार होती है या पहला सेटबैक होता है। करेक्ट। यहां तक की कहानी में यही रहा कि जो मराठे जो थे वो अंग्रेज के साथ खड़े थे, जिनकी वजह से थोड़ा फायदा पहुंचा। डुप्ले भी अब यही चाहता है कि अब जो
अन्य क्षेत्रीय ताकतें हैं उनको उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाया जाए और उसका उपयोग करके अंग्रेजों को पीछे छोड़ा जाए। और इसी क्रम में वो मराठा ताकत के साथ कहा जा सकता है कि मराठा ताकत के साथ एक ट्रीटी साइन करता है या फिर एक गठबंधन करता है, समर्थन मांगता है। ठीक है, और वो इस मराठा समर्थन के मिलने के बावजूद भी फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स लगभग 1 से 1.5 साल तक आमना सामना इनका कई जगहों पर होता है, लेकिन इससे फ्रांसीसियों को खूब मुनाफा नहीं होता है। तो जो अब तक फ्रांसीसी भारत में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते रहे थे, उनको अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं इनके जो खर्च हैं वो लगातार बढ़ रहे थे और अब तक जो इन्हें लाभ मिल रहा था वो निरंतर घटता जा रहा था और इनके हाथ में जो महत्वपूर्ण जगह थे वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है और मुझे लगता है कि डुप्ले का फ्रांस वापस जाना फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहता है। डुप्ले वापस चले जाते हैं। डुप्ले के वापस होने के बाद जो नया व्यक्ति आता है जो फ्रांसीसी गवर्नर बनकर, वह होता है चार्ल्स। चार्ल्स 1755 में भारत आता है, लेकिन चार्ल्स जो है वो उस स्तर का शासक नहीं रह पाता है जिसकी वजह से आप ये कहा जा सकता, उस तरीके का ये गवर्नर नहीं रहता है जिस प्रकार से डुप्ले की कूटनीति थी। चार्ल्स थोड़ा कहा जा सकता है जो अब तक का अनुभव था उसके अनुसार जो फ्रांसीसियों को लगातार जो हानि हो रही थी उसे वो कम करने के प्रयास में एक संधि का पैरवी करता है। चार्ल्स एक संधि की पैरवी करता है और ये संधि किसके बीच में, ब्रिटिश ताकत और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। ठीक है, और इस संधि के तहत यह बात कही जाती है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ब्रिटिश और फ्रेंच यहाँ पर क्या करेंगे, व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो यहाँ के जो देसी राजाएं हैं, जितने भी यहाँ की जो लोकल राजनीति है, देसी राजाओं की जो राजनीति है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपने आप को एक व्यापारी के रूप में यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो राजा यहाँ पर अब तक ब्रिटिशर्स और या फ्रेंच को जो पदवी दिए हैं उन पदवियों को क्या करेंगे, वापस करेंगे। यानी कुल मिलाकर अपने आप को ब्रिटिशर्स और फ्रेंच न्यूट्रल रखेंगे। जो ये संधि हुई ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने सोचा फ्रांस की पहल पर, लेकिन ये जो संधि है इसे अपूर्ण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण ताकत है हैदराबाद, या जो महत्वपूर्ण ताकत है कर्नाटक, वहां के जो शासक हैं उन्होंने इस संधि पर अपनी हस्ताक्षर नहीं किए हैं या फिर यहां पर अपने आप को यह नहीं बताया है कि यह संधि कितनी अच्छी है या बुरी है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में मोहम्मद अली शासक है और जो हैदराबाद है वहां पर सलावत खां है, ये सलावत जंग है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां कहा जा सकता है कि 1755 में जो सेकेंड कर्नाटक वार है उसका अंत होता है। लेकिन सेकेंड कर्नाटक वार के एंड के समय की स्थिति यह है कि अब फ्रांसीसी उतने मजबूत नहीं हैं जिस समय फर्स्ट कर्नाटक वार एंड हुआ था। जब पहला कर्नाटक वार युद्ध खत्म हुआ था तो ठीक है कि उस कर्नाटक वार के परिणाम जो भी आए थे, लेकिन फ्रांसीसियों का मनोबल काफी बड़ा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को हारे हुए क्षेत्र मिल गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उनका मनोबल गिरा हुआ था। अब जो दूसरा कर्नाटक वार खत्म हुआ 1755 में, तो इस समय फ्रांसीसी कमजोर हो गए हैं, ब्रिटिशर्स मजबूत हो गए हैं, ब्रिटिशर्स का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जब तक बराबरी की बात नहीं होती है तब तक जो मजबूत जो रहता है वो अपने से कमजोर के ऊपर
हावी होता ही रहता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है जिसमें कोई भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता, ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति की बात करता है। ठीक है, और ऐसे में तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी शुरुआत होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों का स्लाइड था जिसमें तृतीय कर्नाटक वार से जुड़े हुए जो पॉइंट्स दिए हुए थे उसको एक बार पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध की बात कही कि दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है वो 1749 से 54 और 1755 में जो संधि हुई थी चार्ल्स के द्वारा, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसकी मदद से ऐसा होता है, खत्म होता है। दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई। इस भारत से वापस बुलाकर उसकी जगह पर गोडेहू या फिर चार्ल्स गोडेहू ही कहा जाता है पूरा नाम, को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि हुई। इस संधि को जो 1755 में संधि हुई थी के साथ युद्ध को विराम दिया गया। यहां तक की बातचीत हम लोगों ने देख ली। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो तीसरे आंग्ल फ्रांस युद्ध से संबंधित है। अब एक चीज आपको यह देखना है कि जो कर्नाटक युद्ध जो 3 हुए उसमें पहला क्रम में 46 से 48, साल भर के बाद ही 49 से 54 के बीच में दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध होता है, और 54 के बाद मात्र 2 साल 55 में संधि हुई और उसके लगभग एक ही साल बाद तीसरी आंग्ल फ्रांस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तीसरी आंग्ल फ्रांस युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच होता है, जो 1756 ईस्वी में संपन्न हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या है इसे जरा समझते हैं। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो मूलतः भारत में शुरू नहीं हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो यूरोप में शुरू हुआ था। मैंने बार बार कहा कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच की जो उठापटक है वो यूरोप में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके प्रभाव के स्वरूप भी है। अगर सिर्फ भारत के दृश्य से था अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कहीं पर जाकर भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के सामने रुक भी जाएं, लेकिन यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा था उसका असर यहाँ पे पड़ रहा था। तो वहां पर भी एक यूरोप में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। तीसरी आंग्ल फ्रांस युद्ध को इतिहासकारों ने यह माना कि जो सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था उसका ही एक हिस्सा यहाँ पर था। पेरिस की संधि होने पर युद्ध समाप्त हुआ, यानी जो 1763 में हुआ। 1760 ईस्वी में देखिए 1756 से 63 ईस्वी के बीच ये 7 वर्ष का लगातार युद्ध शुरू हुआ। भारत में फाइनली कहा जा सकता है कि 1760 वो समय है जिसमें वाडीवांस का युद्ध होता है, और उस वाडीवांस के युद्ध में जो तीसरी आंग्ल फ्रांस युद्ध के जो वाडीवांस का युद्ध होता है और उसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हारते हैं। उस समय अंग्रेज अधिकारी आयरकूट आता है, करेक्ट, और आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स भारत में फ्रांसीसियों पर हावी होते हैं और फाइनली पूर्ण विराम लगा देते हैं। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकूट के नेतृत्व में वाडीवांस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया जाता है। और जो पेरिस की संधि होती है, यानी कि जो ये 7 साल का जो युद्ध होता है, हालांकि इस युद्ध में भी कहानियां हैं कि किस प्रकार से फ्रांसीसी के कदम उठते हैं, किस प्रकार से कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने उसका जवाब दिया, कैसे कैसे राजाओं की मदद ली, ये तमाम बातें यहाँ पर होती हैं। लेकिन अगर एक कंक्लूजन के रूप में जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं उसमें यही होता है कि फ्रांसीसी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। और ये जो जिसे हम फ्रांसीसी संधि को जिसे हम पेरिस की संधि भी कहते हैं, पेरिस की जो संधि है वो बहुत हद तक फ्रांसीसियों को बहुत कमजोर कर देती है। इतनी कमजोर कर देती है कि अब वो पुनः भारत में अपना सर उठा नहीं सकते हैं। पेरिस की संधि क्या क्या होती है उसे हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसके पहले की जो 2 पॉइंट्स हैं हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 1761 के आगे चलते हैं। 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी को अंग्रेजी सत्ता में शामिल किया जाता है, यानी कि जो वाडीवांस की लड़ाई होती है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। वाडीवांस की जो लड़ाई होती है
उसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि जो पौंडीचेरी है वो जो फ्रांसीसियों का सबसे मजबूत केंद्र है वो अंग्रेजी सत्ता में शामिल हो जाता है। और जो पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध के अंत में, उसके द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, चंद्रनगर अब आप मुझे बताएं कहां था, बंगाल, याद कीजिए, तो चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को वापिस कर दिया जाता है जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। चंद्रनगर 1749 के पहले ही फ्रांसीसियों के कब्जे में था, लेकिन चंद्रनगर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह था, बंगाल का ये काफी महत्वपूर्ण जगह था। अब ऐसा क्यों हुआ कि बंगाल में यह जो जगह है वो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा? ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेज अब मजबूत थे। अब जो संधि हो रही थी वो अंग्रेजों के मन मुताबिक हो रही थी, और फ्रांसीसी अब यहाँ तक लुट चुके थे, ना इनके पास पैसा था, ना ही सेना थी, और ना ही कोई क्षेत्रीय सत्ता इनके साथ खड़ा था। और इसमें जो परिवर्तन और कुछ हुआ है उसकी भी मैं थोड़ी यहाँ पर चर्चा करूंगा, ठीक है। हालांकि जो ये पॉइंट है मैं पहले उसको कंप्लीट करूं कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, उनको क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है, लेकिन जो इन्हें वापस प्रदेश मिलते हैं वो उतने महत्व के नहीं होते हैं। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे, भारत की आजादी तक फ्रांसीसी बने रहे, लेकिन ये जैसा आप यहां पर देख रहे हैं इसमें इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। युद्ध के जो परिणाम हुए, युद्ध के जो परिणाम हुए उस परिणाम में यह होता है कि फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं या हार जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं, राइट। ये तो तत्कालिक आपने देखा। और जो पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में, उसकी बात को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। पेरिस की संधि, इसके तहत जो सबसे पहला ये रहा कि चंद्रनगर एक इंपॉर्टेंट जगह है, वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। जो पूर्वी तट पर अगर कहा जाए वाडिवांस के युद्ध के बाद, वो पूर्वी तट जो है लगभग वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के पास चला गया। यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण जगह थे, जो महत्वपूर्ण जगह थे, वो सभी के सभी महत्वपूर्ण जगह जो हैं वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए। साथ ही साथ ये कहा गया कि फ्रांसीसी भारत में कभी भी, यानी कि 1763 के बाद कभी भी सेना नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात थी, अगर सेना नहीं रखेंगे तो भला आप कभी उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या करेंगे फ्रांसीसी? व्यापारिक रूप में उपस्थिति रहेगी, व्यापारिक रूप में उपस्थिति रहेगी। और व्यापारिक रूप में उपस्थिति का मतलब यह हुआ कि अब आपको राजनैतिक रूप से एक्टिव नहीं होना है। यहाँ के जो लोकल राजा हैं उनके साथ कोई संधि नहीं करनी है। अब यह जो स्थिति था वो अंततः आप ये कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी एक ताकत के रूप में यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, फ्रांसीसी एक ताकत के रूप में खत्म हो जाते हैं, ताकत के रूप में खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों रहा? तो इसके पीछे का कारण अगर समझा जाए कि हार का मुख्य कारण क्या रहा, तो बहुत सारे कारण थे, हार के कई कारण थे। कुछ कारण मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला कारण तो ये था कि डुप्ले को हड़बड़ाहट में वापस बुलाया गया। डुप्ले की वापसी जो है वो बहुत हड़बड़ाहट में हुई। उसके बाद के जो गवर्नर हुए वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं रहे। जैसे एक नाम गवर्नर में आता है डी लाली का। डी लाली जगह जगह पर ऐसे निर्णय लेता है जिससे तत्कालिक जो फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी सेना है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे सेना का पोजीशन ऐसे जगह पर लगाना, और जो भारत के जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव कूटनीतिक चालें चलते हैं उसके सामने डी लाली की चालें या फिर जो चार्ल्स आते हैं उनकी चालें बहुत ही कमजोर साबित होती हैं। एक ये रहा। फिर तीसरा क्या रहा, जिस समय ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय ये व्यापार में लगे हुए थे, यानी कि व्यापारिक
प्रबंधन देखने वाले जो लोग ब्रिटिश के थे वो अलग थे, जबकि फ्रांसीसियों के साथ मामला ये था कि जो व्यापारिक थे वही युद्ध का काम भी देख रहे थे। तो इसके पीछे मैंने आपको बताया कि जो फ्रांसीसी हैं, जो फ्रांसीसी कंपनी है यहाँ पर, वो क्या था, गवर्नमेंट ओन्ड था। तो इसमें जो पेशेवर तरीके से जो काम करने का एक जज्बा था वह नहीं था, फ्रांसीसी वेल प्लान्ड नहीं थे। ब्रिटिशर्स एक प्राइवेट कंपनी थी, यहाँ पर जो मुनाफा का परिदृश्य होता है कि हम हर काम मुनाफे के दृष्टिकोण से करें, यह ज़्यादा था। तो ब्रिटिशर्स के सामने फ्रांसीसी इन तमाम वजहों की वजह से विफल हो पाए। अब इसके आगे का परिदृश्य क्या हुआ, सर्वविदित है कि हम लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो मूलतः ब्रिटिश कैसे भारत में हावी होते हैं, इन्हीं घटनाक्रम को हम लोग जानते हैं। अब तक की बातचीत में हम लोगों ने यह देखा कि हम आधुनिक भारत को कैसे समझें, किस किस तरीके से हमारा अप्रोच रहना चाहिए। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय ताकतें कैसे क्रमशः भारत में आती हैं और अपने आप को यहाँ पर एक संघर्ष करती हैं, और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रिटिशर्स अपने आप को हराते हैं। एक और ब्रिटिशर्स अपने आप को यहाँ पे मजबूत करते हैं। एक और जो कारण जो था वो मैं यहाँ पर दिमाग से निकल रहा था, वह था 1757 ईस्वी का जो बैटल ऑफ प्लासी है, बंगाल का जो प्रचित्र है, वो प्लासी के युद्ध से जो प्राप्ति होती है ब्रिटिशर्स की, वो फ्रांसीसियों को वैसे कहीं प्राप्ति नहीं हो पाती है। और बंगाल की जो सैन्य ताकत है, जो आर्थिक ताकत है, उसका प्रयोग भी वो फ्रांसीसियों को हराने में कर देते हैं। जो क्षेत्र उनके पास है उसका वो स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार और ब्रिटिशर्स का स्थापना होता है। अब हम लोग आने वाले चैप्टर्स में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश ताकतें अपने आप को स्थापित करेंगी। भारत में जो ब्रिटिश जब अपने आप को स्थापित कर रहे थे तो भारत की राजनीतिक हालात कैसे थे, जैसा कि अगले चैप्टर का शीर्षक भी है 18वीं सदी का भारत। ठीक है, इन सब बातों को हम लोग अब अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।